जय हिंद एवरीवन। मैं समीर लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम एक स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो जीएनटीएसटी पीएनएसटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2011 से लेकर के 2021 तक, हम इन क्वेश्चंस को इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। कोर्स के शुरू में ही, ये सीरीज शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सीरीज है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक बार अपना पीएनएसटी का कोर्स पढ़कर खत्म कर चुके हैं, है ना। सारा जो भी सिलेबस आपको दिया जाता है वो सिलेबस आप पढ़कर खत्म कर चुके हैं और अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग बिठानी है अपनी, आपको ये समझना है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है थ्रू आउट द ईयर्स पूछे गए हैं या इस समय तक पूछे गए हैं और क्या क्या बदलाव उन क्वेश्चंस में आए हैं। तो क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है, कितनी वेटेज रहती है, कौन से चैप्टर से आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, कौन से चैप्टर से आपको कम क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सभी जो है हम इस कोर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, है ना। इसी तरह जैसे मैं इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश का पूरा कोर्स मैं कवर करवाऊंगा, उसी तरह से हम जो है बाकी सब्जेक्ट्स के भी कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। यानी बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, हमारे 5 सब्जेक्ट्स जो होते हैं, है ना, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे जो है क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले तो, और फिर हम शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, देखिए हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, फिलहाल मैं बता दूं आपको, यहाँ पर हम टेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, जो भी पिछले 11 सालों में पूछे गए, 10 सालों में पूछे गए वो। दूसरी बात, जब मैं बोलता हूँ कि हम टेंस पढ़ने वाले हैं, तो एक्चुअली क्या होता है ना, टेंस के भी बहुत सारे पैटर्न्स में क्वेश्चंस निकलते हैं। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे कि वो जैसे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस है, और कुछ आपको एडवर्ब से रिलेटेड या अलग अलग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है या आपका जो सिलेबस है उसके अलग अलग चैप्टर से एक दो क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि आपका पैटर्न क्या है, बेसिकली क्वेश्चन पूछा किस पैटर्न में है। जैसे कि हम आप देख रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है और पीएनएसटी 2011 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ये 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ टेंस। अब करेक्ट यूज ऑफ टेंस हमसे पूछ रहा है। अब करेक्ट यूज ऑफ टेंस में हम सेंटेंस तब चूज कर पाएंगे जब हमको टेंस पूरा पता होगा, टेंस के स्ट्रक्चर्स पता होंगे। क्या लगता है ना। बेसिक स्ट्रक्चर तो किसी भी जगह पर यही होता है, सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा टेंस चेंज हो जाता है ना, या सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे ये वर्ब जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अगर आप चेंज कर दो तो टेंस चेंज हो जाता है। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। अब हमको करेक्ट यूज ऑफ टेंस अगर समझना है तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि भाई लिखा क्या क्या है। जैसे यहाँ लिखा है शी हैज डू अ गुड जॉब। तो अगर आप बाई टेंस जाते हैं इसमें, तो ये जो ऑप्शन है आपका ये गलत है। अब वो क्यों गलत है ये समझते हैं। ये दिया है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद दिया है हमारा हैज, हेल्पिंग वर्ब है जो, लेकिन हैज के बाद ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो कि यहाँ पर दी नहीं गई है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस डन होना चाहिए था यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू। तो शी हैज डन ये होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। अगर आप अगला सेंटेंस देखें, ये तो गलत था। अगर आप अगला सेंटेंस देखें तो शी हैज डन अ गुड जॉब, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट लग रहा है मुझे। उसका रीजन ये देखो, हैज के बाद यहाँ डूइंग लिखा है जो भी कभी भी नहीं आता, हैज डज लिखा है जो कि कभी भी नहीं होता, हैज हैव हैड इन सब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा आती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेकंड सेंटेंस है ना, सेकंड ऑप्शन है, ये सही सेंटेंस है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए पीएनएसटी 2012, है ना, 2012 का ये क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी यहाँ पर हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम कैसे फिल कर सकते हैं, जब हमको टेंस पता होता है। क्योंकि क्या होता है ना, टेंस बेसिकली है क्या, टेंस जो है वो वर्ब का स्टेट है कि वर्ब अभी किस स्थिति में है। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमेशा रहते हैं किसी भी सेंटेंस में। जैसे ही वर्ब चेंज होती है हमारा टेंस चेंज हो जाता है। उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ही प्लेज क्रिकेट, और मैं लिखूं इसी को ही प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ वर्ब क्या है, प्लीज है, और यहाँ पर वर्ब क्या है, प्लेड है। प्लेज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है,
जो कि हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, और प्लेड जो है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि जो वर्ब चेंज होने से क्या है, टेंस चेंज हो जाता है, और इसीलिए ये पैटर्न भी किसके अंदर आएगा, टेंस के अंदर में ही आएगा। अब देखिए, जो सेंटेंस है ना वो लिखा है आई, सेंटेंस जो लिखा है वो है आई ब्लैंक राइटिंग अ लेटर नाउ। पहली बात तो जब भी किसी सेंटेंस में नाउ लिखा हो तो वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं टेंस, है ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने टेंस सारा पढ़ लिया और उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं। तो जब भी हम नाउ किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो सेंटेंस जो रहता है हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप सभी को मालूम है कि इसमें से कौन सी वर्ब लगने वाली है। देखो, हैज भी नहीं लगेगी, वॉज नहीं लगेगी, हैव भी नहीं लगेगी, क्या लगेगी, हैव। इसका रूल मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। यदि किसी सेंटेंस में, अगर किसी भी सेंटेंस में नाउ, करंटली या एट प्रेजेंट या दीज डेज लिखा हो, है ना, यदि किसी भी सेंटेंस में नाउ, करंटली, एट प्रेजेंट या दीज डेज, ये सब क्या होता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। अगर ये किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा, और इसीलिए यहाँ पर हम एम चूज करेंगे, क्योंकि ये इकलौती हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जो कौन से टेंस में लगेगी, हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेंटेंस देखिए आप, ये भी पीएनएसटी 2012 का क्वेश्चन है, और इसको अगर आप देखेंगे तो फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई ब्लैंक हियर सिंस 2 o'clock, ये लिखा हुआ है आपका सेंटेंस, और ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वॉज, हैव बीन, एम और हैव। तो देखिए, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप अब तो आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत एडवांस लेवल के, थोड़े एडवांस लेवल के आने लगे, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर इतने बेसिक क्वेश्चंस आपसे अब नहीं पूछता है। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर पहली बात तो सिंस लिखा हुआ है, और यहाँ पर 2 o'clock लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि भाई जब भी सिंस या फॉर आए और उसके बाद टाइम डिस्कस किया हो या टाइम दिया हो, तो ये जो सेंटेंस है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब वो हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करेगा, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर, लेकिन बेसिक बात तो ये है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगती है वो देखते हैं। देखिए, वॉज तो नहीं लगती, वॉज हमको लगती है कंटिन्यूअस टेंस पे, एम नहीं लगती, एम भी लगती है कंटिन्यूअस टेंस में, ये पास्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये लगती है परफेक्ट टेंस में। यहाँ एक ही वर्ब ऐसी है जो आपके कौन से टेंस में लगती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगती है, वो है हैव बीन, और ये सेंटेंस बनेगा किसमें, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, फिर लिखा है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये भी अगेन पीएनएसटी 2012 का क्वेश्चन है। शी ब्लैंक म्यूजिक while she was in Paris। ठीक है, she blank music while she was in Paris। अगर इस सेंटेंस को आप देखें, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है हमको, पहला स्टडीज, दूसरा स्टडीड, तीसरा हैज स्टडीड, और चौथा इज स्टडिंग। अब इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है ना, ये बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। आप जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड, जो आपको, अगर आपको आंसर पता है कि भाई पढ़ने में एक बार समझ में आ गया तो आप वो ऑप्शन चूज करके लगा दो। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एलिमिनेशन मेथड से जाओ, जिसमें क्या करना पड़ता है, हमको जो लग रहा है, हम ऑप्शन देख के समझते हैं कि भाई सेंटेंस के हिसाब से ये ऑप्शन तो नहीं लग रहा है, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, यानी बाहर कर दिया अपनी रेंज से। तो ये क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन में हम ये ऑप्शन नहीं लगाएंगे, या ये ऑप्शन नहीं लग रहा है, या ये ऑप्शन नहीं लग रहा है, तो फिर जो लास्ट में बचा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। बाय इंस्टिंक्ट ये मेथड अपनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शी ब्लैंक म्यूजिक व्हाइल शी वाज इन पेरिस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, या कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा हमको। यहाँ लिखा है शी वाज इन पेरिस। ये वॉज जो है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। वॉज या वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होती, मेन वर्ब की फॉर्म के रूप में भी यूज होती है।
जैसे कि बी होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वॉज या वर सेकंड फॉर्म होती है, और बीन जो होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो बी वॉज बीन से ये क्या हो गया, हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। और जब हम इसको देखते हैं तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब एक रूल हमने पढ़ा होगा या एक कॉन्सेप्ट हमने समझा होगा, जब पास्ट में, है ना, जब पास्ट में दो काम साथ साथ खत्म होते हैं, एक साथ, है ना, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ दो क्लॉज है, एक सब्जेक्ट ये हो गया, उसका एक प्रेडिकेट ये हो गया, मतलब ये एक अलग टाइप का क्लॉज हो गया, एक सेंटेंस इधर हो गया, और वाइल के पहले सब्जेक्ट हो गया, म्यूजिक ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर कोई वर्ब आएगी तो एक क्लॉज ये हो गया, और ये जुड़े किस कंजक्शन से है, वाइल कंजक्शन से ये जुड़े हुए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है ना, जैसे कि मैंने कहा ये कौन सा क्लॉज है, पास्ट इंडेफिनिट में ही है ये क्लॉज, तो ये वाला क्लॉज भी किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही, है ना। इससे ये समझ में आ जाता है कि पास्ट में दो काम साथ साथ हुए। अब हमको अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट करना है तो हमको यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होगी। अब हम यहाँ से वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढना शुरू करते हैं। तो स्टडीज लिखा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं। स्टडीड लिखा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखो हैज स्टडीड लिखा है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और इज स्टडिंग तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगी होती है वो होगी, तो ये भी हमारा नहीं आएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, स्टडी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ब। अगेन इसमें हमको एप्रोप्रिएट वर्ब लगानी है, और ये भी हमारा 2012 का क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, अगर किसी को लग रहा है कि बहुत स्लो क्वेश्चन चल रहे हैं या बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये हमारे पास करीब करीब 150 क्वेश्चन टेंथ के हैं अभी तक, है ना। और ये हमारी पहला वीडियो है, तो टेंथ के टोटल 3 वीडियोस रहेंगे, तो ये हमारा पहला वीडियो है जहां से हम बेसिक शुरू कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपका स्पेशली पांचवा, ये ना थोड़ा क्वेश्चन जो है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को टच करता है। अब वो कैसे करता है वो मैं समझाता हूँ। आपने अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, शी एज वेल एज यू, है ना। एक सब्जेक्ट आया, देखो यहाँ पर ही, इसको कंजक्शन से जोड़ा गया है किससे, एज वेल एज से, और यहाँ पर लिखा गया है यू, यहाँ दो सब्जेक्ट कंजक्शन से जुड़े। उसके बाद है ब्लैंक टायर्ड द ऑफ द होल अफेयर, ये द यहाँ पर गलत लग गया है ना, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये द यहाँ से हटा देते हैं। ही एज वेल एज यू ब्लैंक टायर्ड ऑफ द होल अफेयर। अब इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आप जानते हैं तो हमारे पास जो भी सब्जेक्ट होता है ना, आई यू वी दे ही शी इट, या किसी का नाम जो भी आप सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हो, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन, तो उसके अकॉर्डिंग हमको सूटेबल वर्ब का यूज करना होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आई लगाऊं और मुझे एम या इज या आर में से चूज करना पड़े, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, आई। वैसे ही मुझे आई के साथ दो ऑप्शन दिए जाए, वॉज या वर, तो मैं इनमें से कौन सी वर्ब चूज करूंगा, वॉज। यानी किस तरह का सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो किस तरह की वर्ब लगेगी, यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब बेसिक बात यह है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो रूल है वो क्या रूल है, देखिए इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फिर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और वो कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज, ठीक है, विद, टुगेदर विद, along with, लाइक, अनलाइक से जुड़े, है ना, ये जितने वर्ड्स लिखा हूं इसमें दो तीन और है, तो अगर इनसे जुड़े तो आपका जो सब्जेक्ट है ना, वो जो आपकी जो वर्ब है वो पहले दिए वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। अब जैसे आप देखोगे यहाँ ही दिया है, यहाँ पर एक चीज दी है ही और एक चीज दी है यू, और ये जुड़े हैं किससे, एज वेल एज से। और मैंने क्या बोला, अगर ऐसी कंडीशन आती है कि दो सब्जेक्ट जो है आपके या दो प्रोनाउन जो है वो जुड़े हो किससे, एज वेल एज या विद या टुगेदर विद या एटसेट्रा से जुड़े, तो जो आपकी वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। अब अगर आप यहाँ पहला सब्जेक्ट देखेंगे तो वो मिलता है आपको ही, और ही जो है वो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट ही है तो उसके साथ वर्ब भी कैसे लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं अपने आप। देखो आर जो है वो तो प्लूरल वर्ब है, दे के साथ आर लगता है ना, वी के साथ आर लगता है। इस जो है ये आपकी क्या है, सिंगुलर वर्ब है।
तो हमारी जो सिंगुलर वर्ब एक मिल गई हमको यहाँ पर। हैव भी आपने देखा होगा कि दे के साथ हैव लगता है और आई के साथ भी हैव लगता है, लेकिन वो एक्सेप्शन केस है। लेकिन ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है ना। लेकिन ही के साथ हैज लगता है, वो यहाँ पर हमारे पास है नहीं। वैसे ही के साथ वॉज लगता है, वर नहीं लगता। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा बचा है जिसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और वो क्या है, इज है। तो देखिए यहाँ पर मैं इज लगा देता हूँ। अगर आप अब पूरा सेंटेंस पढ़कर देखें तो वो सेंटेंस होगा कि एज वेल एज यू इज टायर्ड ऑफ द होल अफेयर, राइट। अब अगर किसी को लगे कि भैया यहाँ तो यू आया था तो यहाँ पर यू के साथ आर लेना चाहिए था, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैंने कहा है आपसे, कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर दो सब्जेक्ट इस कंडीशन में जुड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन 2013 पीएनएसटी 2013 है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या कहता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आपसे बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे, क्या करना है हमको। क्या बोल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल रहा है ना। अब सबसे पहले तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला याद कीजिए। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लगता है ना। और प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हैज या हम करते हैं। और इसके बाद क्योंकि आगे क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस, तो हम यहाँ पर बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, ठीक। और इसके बाद फिर आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, प्लस आपका इधर आ जाता है सिंस या फॉर के बाद टाइम टेलिंग वर्ड्स। सिंस या फॉर के बाद टाइम आ जाता है, टाइम टेलिंग वर्ड्स या अदर वर्ड्स में हम इसको रखते हैं। तो अब अगर हमको एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर नहीं भी दिया है तो हमको ये देखना होगा कि इस स्ट्रक्चर के आसपास वाला कौन सा वाला ऑप्शन है। तो यहाँ आप देखें, लता हैज नॉट क्लियर्ड, है ना, पहला ऑप्शन गलत। क्या रीजन है इसके गलत होने का, देखिए हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, है ना। या थर्ड फॉर्म भी हम चलाते, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, उसके पहले क्या होना चाहिए था, बीन होना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पर हैज या हैव बीन तक हमको पहुंचना है। लेकिन यहाँ पर बीन कहीं नहीं दिया है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दिया है, नॉट बीच में लगा है वो नेगेटिव करने के लिए सेंटेंस को। और ये क्या दिया, V3। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ये हमारा ऑप्शन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। अगला देखिए, आई के बाद एम लगा है और एम परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लगता, तो ये भी गलत है। अगला देखो, मोहन एंड रामा अर्न मोर देन 60 crores दिस ईयर। लेकिन यहाँ अगर आप वर्ब देखोगे ना तो अर्न लिखिए, हैज या हैव यहाँ भी नहीं लगा है। अब हमारे पास हैज या हैव वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है माय फादर। और माय फादर हैज बीन बिजी, ठीक है। हमको क्या चाहिए था, हैज बीन या हैव बीन। आपको मैं एक और बात बता देता हूँ इसके साथ। देखिए क्या होता है ना, हम कई बार हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि भाई सिर्फ ये ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है फॉर्मूला है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें, अगर आपके पास टाइम टेलिंग वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं, तो पहली बात तो ये यहाँ से हट जाएगा। दूसरी बात, आप यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया है, ये भी हट जाएगा। अगर आप हैज या हैव प्लस बीन के बाद सिर्फ कोई वर्ब लगा दे तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग, है ना। तो आई हैव बीन वर्किंग में आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग sentences is an interrogative sentence। देखिए ये सेंटेंस तो हमको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए पीएनएसटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इतने बेसिक क्वेश्चन वैसे भी आपको नहीं आएंगे, बट ये है ना कि ये सिलेबस पढ़ते पढ़ते, ये कोर्स करते हुए हमको या पीवाईक्यूज देखते हुए हमको क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ गया होगा, है ना। वर्ब समझ में आ गई होगी कौन सी कहाँ लग रही है। वैसे इसमें देखिए क्वेश्चन हमको सिर्फ इंटरोगेटिव पता करना है ना। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटरोगेट का मतलब होता है सवाल पूछना या पूछताछ करना, है ना। पूछताछ कैसे करते हैं, सवाल पूछ के। जब भी हम सवाल पूछते हैं हमारे आखिर में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे ही समझ जाएंगे। देखिए इसमें फुल स्टॉप लगा है, ये नहीं है, इसमें फुल स्टॉप लगा है, ये भी नहीं है, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, तो ये तो और नहीं है। अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन में हमारा इंटरोगेटिव और हमको वही पता करना था, तो हमारा ऑप्शन फोर्थ इसमें सही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आई होप आप सभी समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म। अब एप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म मतलब क्या हुआ? एप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म मतलब वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म एप्रोप्रिएट होनी चाहिए इसमें, है ना। देखते हैं, द ट्रेन ये हो गया आपका सब्जेक्ट, बिफोर ये हो गया आपका कंजक्शन लगा है यहाँ पर, और ये वी रीच द स्टेशन, देखिए यहाँ सेकंड क्लॉज लगा है, ये एक क्लॉज है, ठीक है। क्लॉज जिन लोगों को पता नहीं, जिसको टर्म समझ नहीं आ रहा है, क्लॉज एक तरह का सेंटेंस का पार्टी होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट मतलब देखिए ये हो गया सब्जेक्ट आपका वी, और ये इसके बाद जितना कुछ होता है वो सारा का सारा उसका कहलाता है प्रेडिकेट, है ना। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ऐसे ही सेंटेंस बनता है। अगर आप सिंपल सेंटेंस कभी पढ़े होंगे आपने, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि कोई सेंटेंस तभी कहलाता है, कोई वर्ड्स का ग्रुप सेंटेंस तभी कहलाता है जब वो मीनिंगफुल फॉर्मेशन बनाए और उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, है ना। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका प्रेडिकेट हो गया, मतलब कुल मिलाकर ये क्लॉज हो गया। अब मैं आपको एक क्लॉज के रूप में क्यों समझा रहा हूँ वो समझिए, क्योंकि यहाँ ना बिफोर नाम का क्या लगा है, कंजक्शन लगा है, और कंजक्शन से यहाँ पर दो क्लॉज जुड़े हुए हैं, है ना। अगर आपको सेंटेंस समझ में आता है तो ऐसा समझ लो, ये अलग सेंटेंस हो गया, ये अलग सेंटेंस हो गया, दोनों ने मिलकर एक सेंटेंस बनाया, ठीक। दोनों मिलकर फिर बाद में टोटल एक सेंटेंस बनाएंगे। अब मुद्दे की बात, द ट्रेन ब्लैंक बिफोर वी रीच द स्टेशन, है ना। बिफोर से, बिफोर कंजक्शन से जुड़ के क्लॉज, अलग अलग क्लॉज के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा वाला रूल फॉलो होगा, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, हम वो देखते हैं। वी के बाद जो वर्ब आ रही है ना, ये आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ये वाला जो क्लॉज है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ये क्लॉज है तो इसका एक रूल है कि अगर, है ना, दो क्लॉज, यदि दो क्लॉज इफ, बिफोर, आफ्टर, लाइक, अनलाइक, अनटिल, टिल, अनलेस, इन सबसे जुड़कर, इन सबसे जुड़े, है ना। यदि दो क्लॉज, किससे मैंने कहा, टिल, अनटिल, इफ, टिल, अनटिल, इफ, या आप ले लो यहाँ पर बिफोर, या ले लो आफ्टर, एटसेट्रा कंजक्शन से जुड़े, है ना। अगर दो क्लॉज टिल, अनटिल, इफ, बिफोर, आफ्टर दो कंजक्शन से जुड़े, तो जो कंजक्शन है, कंजक्शन के जस्ट बाद वाला क्लॉज, कंजक्शन के साथ वाला क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, और अगला क्लॉज, है ना, जिसमें कंजक्शन नहीं लगा होता, वो वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब हमने देखा कि भाई इसके बाद वाला जो क्लॉज है ना, ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो अगला क्लॉज किस में होना चाहिए, अगला क्लॉज होना चाहिए आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। कंजक्शन के साथ वाला क्लॉज किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और अगला वाला क्लॉज किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, देखो कंजक्शन के बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया, तो अगला हमको किसमें चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में। द ट्रेन, अच्छा ऑप्शंस देखते हैं, द ट्रेन अराइव्स, पहला, अराइव्स बिफोर, ये गलत है। द ट्रेन विल अराइव, देखो विल और अराइव फ्यूचर इंडेफिनिट हमको मिल गया, है ना। जो रूल हमने पढ़ा, देखो ये वुड तो नहीं आएगा इसमें, वुड के साथ अराइव नहीं लगेगा, और विल हैव अराइव तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या कहा, कंजक्शन के बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो दूसरा वाला क्लॉज है वो किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, विल अराइव, है ना। द ट्रेन हो गया सब्जेक्ट आपका, इसके साथ विल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अराइव, तो ये टोटल क्या हो जाएगा यहाँ तक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ऐसे क्लॉज को बनाया जाता है। अच्छा ये ऐसा क्यों बनाया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फ्यूचर में होने वाली दो घटनाएं, है ना, ऐसी दो घटनाएं जो फ्यूचर में, नियर बाई फ्यूचर में होने वाली है, दोनों को एक साथ जब बताना हो, तो एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं और एक को फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ he comes to me, if he comes to me, I will help him। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ if जो कंजक्शन है,
है ना, उसके बाद वाला क्लॉज किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर वो मेरे पास आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। ये कंजक्शन क्या है इसमें, इफ है। और ये देखो अगला वाला क्लॉज जो है वो किस में आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है। ठीक है, या इसी को आप उल्टा करके लिख दो, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प हिम इफ ही कम्स टू मी। आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा, यहां से लगा है कंजक्शन, इफ ही कम्स टू मी, अगर वो मेरे पास आता है तो। क्या कहना चाह रहा है कि भाई आपको, आपके फ्रेंड को किसी मदद की जरूरत है और आपको किसी ने इन्फॉर्म कर दिया, तो आप उससे क्या कह रहे हो, भैया मैं उसकी मदद कर दूंगा अगर वो मेरे पास आएगा। तो ना वो अभी तक आपके पास आया है, ना आपने अभी तक उसकी मदद की है, दोनों बातें फ्यूचर में हो रही है, फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो वैसा मैं करूंगा, राइट। तो ये कंडीशन होती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। ये क्या लिखा है, डोंट डिस्टर्ब द बॉय, ही ब्लैंक हिज होमवर्क। डोंट डिस्टर्ब, बच्चे को डिस्टर्ब मत करो, लड़के को डिस्टर्ब मत करो, ही ब्लैंक हिज होमवर्क। अब इसमें क्या करना है हमको, अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है ना, फिर ब्लैंक्स को फिल करने के लिए, ब्लैंक को फिल करने के लिए। देखो ये बोल रहा है डोंट डिस्टर्ब, अब डोंट डिस्टर्ब, पहली बात तो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, एडवाइस दे रहा है आपको, सजेशन दे रहा है, या आप ऑर्डर भी इसको मान सकते हैं, या आपको ये फॉरबिट कर रहा है कोई काम करने से। लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या यूज हुई है, डोंट। और क्योंकि डोंट हुई है, ये किस में है अभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। अभी किस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये वाला जो क्लॉज है इसको भी किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। अब एक बात बताओ, इसमें इज डूइंग, चलो इज डूइंग को हम कंसिडर करते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट में। वॉज डूइंग को हम कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये किसमें चला जाएगा, पास्ट में। अगर हमारा इधर वाला क्लॉज, पहला वाला क्लॉज किसमें होता, पास्ट इंडेफिनिट में होता, तब हम इसमें पास्ट लगाने की सोचते। लेकिन प्रेजेंट है इसलिए हम प्रेजेंट को प्रेफर करेंगे। हैज भी जो है प्रेजेंट में लगता है, और विल डू जो है ये तो फ्यूचर में लगता है, तो ये नहीं आ सकता। अब हमारे पास बचा इज डूइंग और हैज डन। ये बोल रहा है प्रेजेंट में, अभी तुरंत, कि डोंट डिस्टर्ब द बॉय, अभी उस लड़के को डिस्टर्ब मत करो। अगर आप कोई काम कर चुके तो आपको कोई डिस्टर्ब कर सकता है क्या, नहीं, वो काम हो चुका है तो इसलिए उस काम में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, अगर आप वो काम अभी कर रहे हैं, है ना, प्रेजेंट में कर रहे हैं, है ना, करंटली आप वो काम कर रहे हैं, तो आपको कोई डिस्टर्ब कर सकता है। इसका मतलब क्या है, कोई काम जब प्रोग्रेस में होता है ना, तभी आपको कोई डिस्टर्ब करता है। और प्रोग्रेस में है मतलब किस में, कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसको प्रोग्रेसिंग टेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज डूइंग आएगा। डोंट डिस्टर्ब द बॉय, लड़के को डिस्टर्ब मत करो, वो क्या कर रहा है, ही इज डूइंग, वो अपना काम कर रहा है, ही इज डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रहा है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये है पीएनएसटी 2016, है ना। इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक ही दिया है, आपको ब्लैंक फिल करना है, आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है हमको, शी ब्लैंक द बेल इन अ हरी। इन अ हरी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है जल्दबाजी में, ठीक है। शी ब्लैंक द बेल इन अ हरी। अब ऑप्शंस देखते हैं। तो शी के बाद पहला दिया है रिंग, ठीक है, तो रिंग इसमें नहीं आ सकता। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। रिंग जो है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रिंग जो है ये आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और शी के साथ, अच्छा रिंग अगर लगा दूं मैं, तो ये पहली बात तो प्रेजेंट सिंपल में ही लग पाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लग पाएगा। लेकिन शी के साथ फिर भी हम रिंग नहीं लगा सकते, हमको यहाँ पर रिंग के साथ एस जोड़ना पड़ेगा। हमको इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाना पड़ेगा, जो कि हमारे पास अवेलेबल फिलहाल वहां पर नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, शी हैड रिंग। सेकंड ऑप्शन लिखा है आपका हैड रिंग, जो कि फिर से गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हैड ना आपका परफेक्ट टेंस में लगता है, और अगर परफेक्ट टेंस में हेड लग रहा है तो उसके बाद जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन रिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रिंग, रैंग, रंग, ये सही फॉर्मेशन होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिंग, सेकंड फॉर्म रैंग, और थर्ड फॉर्म रंग। चलिए, तो ये सेकंड भी हमारा ऑप्शन गलत है। अगली बात देखो, हैज रंग और हैव रंग।
अब इसको हम समझते हैं कि हैज और हैव किस में लगता है, परफेक्ट टेंस में लगता है, तो हमने हैज लगा दिया और हैव भी लगा दिया। अब या तो हैज लगाओ या तो हैव, दोनों में ऑप्शन क्या दिया है हमको साथ में इसके, रंग, रंग वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये यहां तक तो सही है, या तो हैज आएगा या तो हैव आएगा। लेकिन ज्यादा सही इसमें से क्या है, हमको सब्जेक्ट क्या दिया है, शी, है ना, और शी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बेसिक रूल बताया था, अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। इसमें सिंगुलर वर्ब है हैज और प्लूरल वर्ब है हैव। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आपकी वर्ब भी क्या लगेगी, हैज लगेगी, राइट। तो अब इस हिसाब से हमारा सही क्या हो गया, हैज रंग, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं, चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फोर सेंटेंसेस गिवन बिलो फाइंड द सेंटेंसेस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट, है ना। अगेन हमको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस में पता करना है। ये क्वेश्चन भी आता पीएनएसटी 2016 का। देखिए हमने शुरू किया था 2011 से, ठीक है, 2011 से शुरू किया था, उसमें पहला ही क्वेश्चन हमको मिला था करेक्ट सेंटेंस को चूज करना, और ये पैटर्न कब तक चल रहा है, अभी 2016। ग्रामेटिकली करेक्ट हमको बताना है इसमें। अच्छा, इसी का अपोजिट भी आता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भी पूछता है ना, कौन सा वाला ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है वो भी पूछता है आजकल। चलिए शुरू करते हैं। नाइदर रीता, पहला सेंटेंस है हमारा, नाइदर रीता नॉर हर सिस्टर्स, नाइदर रीटा नॉर हर सिस्टर्स आर कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। अब मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ, यहाँ पर नाइदर नॉर और नाइदर और का सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक दो बातें आपको देखनी होगी, पहला तो ये कि नाइदर के साथ क्या लगता है, और यहाँ पर क्योंकि और भी है क्या नहीं लगता, ये भी देखना होगा। दूसरी बात, अगर नाइदर नॉर का सीक्वेंस आया है ना, ये कंजक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो आपकी वर्ब कौन सी होनी चाहिए। तो आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था या आपसे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, अगर किसी भी सेंटेंस में एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, ये इस टाइप के सेंटेंस है ना, सॉरी इस टाइप के स्ट्रक्चर है, इससे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो वर्ब जो है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, ठीक है। तो उसी का ये अपोजिट रूल है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आइदर और या नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस स्ट्रक्चर में दो सब्जेक्ट जुड़े हो, है ना, यहाँ पर पहला सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट आएगा, तो जो आपकी वर्ब है ना, लगने वाली वर्ब है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। अब इन तीनों में से देखो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर दिया है, नाइदर नॉर। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, जब पेयरिंग होती है ना, तो आइदर के साथ और की पेयरिंग होती है और नाइदर के साथ नॉर, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आइदर के साथ नॉर लग जाए या नाइदर के साथ और लग जाए, उस कंडीशन में सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या दिया गया। पहला बोल रहा है नाइदर रीता नॉर हर सिस्टर्स, तो नाइदर और नॉर का पेयर इसमें तो सही है। यहाँ देखो नाइदर रीता नॉर हर सिस्टर्स, इसमें भी पेयर सही है। इसमें देखो नाइदर के साथ और लगा, तो ये सेंटेंस गलत हो गया पहले ही। और अगर आप इसको देखो तो इसमें आइदर के साथ क्या लगा है, नॉर, जबकि मैंने आपको बताया क्या कि भाई आइदर के साथ हमेशा क्या लगेगा, और लगेगा, नाइदर के साथ क्या लगेगा, नॉर लगेगा, और नॉट ओनली के साथ क्या लगेगा, बट ऑल्सो, ठीक है। तो ये दोनों जो सेंटेंसेस है वो तो गलत हो गए, ये दोनों ऑप्शन जो है हमारे गलत हो गए, इनको हमको अब नहीं दिखना है। अब देखिए नाइदर नॉर यहाँ भी लिखा हुआ है, नाइदर नॉर यहाँ भी लिखा हुआ है, दोनों अभी तक सही है। लेकिन फिर मैंने आपको एक चीज और बताया कि भाई ऐसी कंडीशन में जो आपकी वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगती है, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है ना। तो बेसिकली ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही एक कॉन्सेप्ट है। तो नाइदर रीता नॉर हर सिस्टर्स, नाइदर रीता नॉर हर सिस्टर्स, देखो दोनों ही जगह क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है ना, प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल क्या बताया मैंने, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अब हमको इसके आगे ये देखना पड़ेगा कि इनमें कौन से सेंटेंस में प्लूरल वर्ब लगी है। तो यहाँ लगा है इज, जो कि गलत है, और यहाँ लगा है आर, जो कि सही है, क्योंकि ये क्या होती है, प्लूरल वर्ब
होती है। ठीक है, चलिए ये हमारे 11 क्वेश्चन अभी तक हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यह है 12th क्वेश्चन, द अरेबियन नाइट्स। द अरेबियन नाइट्स ब्लैंक वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी बुक्स ऑफ ऑल टाइम्स, है ना। अरेबियन नाइट्स जो है हर समय, अब तक के समय की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी बुक्स है। अब यहाँ पर हमको अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही पूछ रहा है, या ये टेंस में भी इसको गिन सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लगानी है, वर्ब। तो इज आएगी, आर आएगी, वर आएगी या हैव आएगी, हमको पता करना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए कि आपका सब्जेक्ट क्या दिया। यहाँ दिया है द अरेबियन नाइट्स। अगर आप नाइट्स को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये तो ना प्लूरल लग रहा है हमको, है ना। ये जो हमको सब्जेक्ट लग रहा है नाइट्स, ये कैसा लग रहा है हमको, प्लूरल लग रहा है। लेकिन एक्चुअली ना ये सब्जेक्ट जो है ये एक्चुअली सिंगुलर है। ये सिंगुलर क्यों है, क्योंकि अरेबियन नाइट्स ना एक बुक का नाम है ना। किसका नाम है, एक बुक का नाम है, और बुक सिंगुलर, एक बुक का नाम ये। ठीक है, तो बुक का नाम है इसलिए क्या हुआ, सिंगुलर। जैसे आप में से रोहिणी किसी का अगर नाम है, या राखी या रीना किसी का नाम है ना। तो ये नाम कैसे हैं, आप एक इंडिविजुअल के लिए, तो ये ऐसा ही एक इंडिविजुअल बुक के लिए ये नाम है, और जो कि क्या है, सिंगुलर है। क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। अब इसमें देखो कि सिंगुलर वर्ब क्या है, देखो हैव तो नहीं है, वर्ब भी नहीं है, आर भी नहीं है, सिंगुलर सिर्फ क्या है इसमें, इज। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, पहला। चलो अगला देखो, 13, है ना। 13 ये क्या है, ये भी पीएचडी 2016 2016 का क्वेश्चन है। आउट ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो, फाइंड द सेंटेंसेस व्हिच इज ग्रामेटिकली करेक्ट, है ना। यहाँ सेंटेंस एक ही होना चाहिए वैसे तो। एक सेंटेंस हमको ऐसा ढूंढना है जो ग्रामेटिकली क्या है, करेक्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, द पिरामिड्स इन इजिप्ट। ठीक, पहला क्या लिखा है, द पिरामिड्स इन इजिप्ट, इजिप्ट के पिरामिड इज। देखो ये सेंटेंस गलत। क्यों गलत है, ऐसा मैं क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि पिरामिड जो है मेरा सब्जेक्ट है भैया। यहाँ पे सब्जेक्ट अगर मेरा पिरामिड से यानी प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसे आनी चाहिए थी, प्लूरल। लेकिन यहाँ लगा दिया इज, अगर आर होता तो सही होता, गलत हो गया। द पिरामिड्स इन इजिप्ट आर। चलो पिरामिड्स प्लूरल है, यहाँ आर लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब है, इसलिए फिलहाल मैं इसको सही मान के चलता हूँ। बाकी के दो ऑप्शन हम अभी चेक करेंगे। द पिरामिड्स इन इजिप्ट आर, देखो अगेन ये सेंटेंस भी सही लग रहा है फिलहाल, और ये बोल रहा है द पिरामिड्स इन इजिप्ट आर। अभी पहला छोड़ के बाकी तीनों सही लग रहा है। अब हम बाकी की चीजें देखते हैं। देखो द पिरामिड्स इन इजिप्ट आर तो इसने लगा दिया, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है ओल्डेस्ट, और आप अब पहुंच गए डिग्री में, है ना। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अगर आपने पढ़ी है तो उसमें क्या होता है, तीन टाइप की डिग्रीज होती है। पहली होती है क्या, पॉजिटिव डिग्री, है ना। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री। और आपने बेसिकली ये क्वेश्चन किसका पता है, आर्टिकल का क्वेश्चन, डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे। तो उसमें हमने एक चीज पढ़े हैं कि भाई जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है सेंटेंस में, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है, द डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी हमको किसका यूज करना चाहिए था, द का यूज करना चाहिए था, जो कि क्या है, नहीं किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, क्योंकि ये सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर का है ना। ग्रामेटिकल एरर ही ढूंढ रहे हैं हम कि कौन सा सेंटेंस में एरर दिया हुआ है, तो वो हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा, सारा सही होना चाहिए। तो इस टाइप के सेंटेंस में आपको कुछ भी पूछ सकता है। आपको इसमें फिर टेंस भी पता होना चाहिए, वर्ब भी पता होना चाहिए, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, और उनका यूज पता होना चाहिए, है ना। ग्रामर के दूसरे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सारे इसमें पता होना चाहिए आपको। चलिए, द पिरामिड्स इन इजिप्ट, अगेन यहाँ तक सही था, आर लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोल रहे थे भाई सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगना चाहिए, ये भी लग गया है, द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो फिलहाल ये सेंटेंस मुझे सही लग रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, द पिरामिड्स इन इजिप्ट, आर लिखा है, द लिखा है, और उसके बाद क्या लिखा है, ओल्डर माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये सेंटेंस दोनों पहले ही गलत हो चुके थे, तो इनको हम आगे कैरी नहीं करेंगे। ये और ये दो सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। तो एक रूल मैंने अभी आपको बताया कि भाई कभी भी अगर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया है तो उसके पहले द का यूज किया जाता है। वैसे ही एक रूल और है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के लिए, कि भाई कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव अगर कहीं पर भी आई है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। उसकी दो कंडीशन होती है जहां करते हैं।
यदि सेंटेंस में ऑफ द टू फ्रेज का यूज हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले होगा आर्टिकल का यूज, और या अगर दो कंपैरेटिव डिग्री एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, जैसे कि द हायर यू गो द कूलर यू फील, तो यहाँ हायर और कूलर दो चीजें आ रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड लगेगी, है ना। तो इसलिए यहां पर क्या नहीं लगना चाहिए था, द नहीं लगना चाहिए था, ठीक। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा गलत है, तो ग्रामेटिकली करेक्ट सिर्फ हमारा एक ही सेंटेंस हुआ, वो हुआ हमारा फोर्थ सेंटेंस, राइट। चलिए, सॉरी फोर्थ नहीं, थर्ड सेंटेंस, द पिरामिड्स इन इजिप्ट आर द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहे हैं नाइदर द लॉयन नॉर द बेयर्स। देखो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं भाई, आपको मैंने अभी नाइदर और नॉर समझाया हूं आपको। इस फॉर्मेशन में कोई भी सेंटेंस जुड़े, आपको बाद वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। अब देखो यहाँ द बेयर्स लिखा है जो कि कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल लगती है, तो पहला तो नहीं आएगा। अब देखो हैव वर और आर लिखा है, ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या लगा है, एस्केप्ड फ्रॉम द जू, नाइदर द लॉयन नॉर द बेयर्स ब्लैंक एस्केप्ड फ्रॉम द जू। ये देखो वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले यहां से मेरे ख्याल से हैव लगेगा, आप सबके ख्याल से भी हैव ही लगना चाहिए, तो ही सही होगा, है ना। तो ये सेंटेंस भी हमारा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्विमिंग इन द ओशियन एंड प्लेइंग ड्रम्स ब्लैंक माई हॉबीज, पीएनएसटी 2016, फिल इन द ब्लैंक्स। स्विमिंग इन दी ओशियन यानी स्विमिंग करना ओशियन में, और प्लेइंग ड्रम्स और ड्रम बजाना बजाना क्या है मेरी हॉबीज। टोटल हॉबीज कितनी है मेरी फिलहाल, दो। मतलब मेरा जो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का सब्जेक्ट है वो कितना हो गया, प्लूरल हो गया, है ना, एंड से जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है। तो देखो क्योंकि प्लूरल हो गई है वर्ब, इज नहीं लग सकती, वॉज भी नहीं लग सकती, है ना, ये सिंगुलर वर्ब है, ये भी सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल लगनी चाहिए। यहाँ सिर्फ एक हमारी क्या है, वर्ब दी है प्लूरल। अच्छा, नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में दिया है, तो हम आर लगाकर चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं। अगर ये गलत होगा तो हमारा नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन आएगा। तो स्विमिंग इन द ओशियन एंड प्लेइंग ड्रम्स आर माई हॉबी, है ना, प्रेजेंट में मेरी हॉबी है, हाँ तो बिल्कुल ये लगेगा, ये वर्ब होती है, मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर आर का यूज किया गया है। ये बहुत बेसिक चीज है, आप सबने ये पढ़ रखी होंगी। आगे बढ़ते हैं, द एल्डेस्ट ब्रदर, देखो एल्डेस्ट लिखा है ना, सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके पहले यहाँ द लगाया है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। द एल्डेस्ट ब्रदर ब्लैंक द फैमिली सिंस हिज फादर पास्ड अवे। तो अब ब्लैंक फिल करें कैसे, द एल्डेस्ट ब्रदर द फैमिली सिंस हिज फादर पास्ड अवे, देखो यहाँ सिंस लगा। अब आपको एक कमाल का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जब भी हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं तो उसके बाद क्या दिया जाता है, टाइम दिया जाता है ना, कि टाइम आपको या तो पीरियड ऑफ टाइम चाहिए आपको, या तो एक पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए। अब पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने बोला 4 महीने, 4 मंथ्स, तो कौन से 4 महीने, आप गिन सकते हो कि कहाँ से हमको 4 महीने बताना है, नहीं, आप बस पिछले साल के 4 महीने कोई भी उठा सकते हो, जनवरी से अप्रैल तक, है ना, फेब्रुवरी से मई तक, कोई भी 4 महीने। तो यहाँ पर जो आपका टाइम है वो फिक्स नहीं, ये वाला जाता है आपका पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए हम फॉर लगाते हैं। और सिंस कब लगाते हैं, जैसे मैं बोला सिंस 2011, तो मैं टाइम कब से गिनना शुरू करूंगा, 2011 से, है ना। मैंने बोला सिंस 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी से ही गिनना शुरू करूंगा। वैसे ही इसमें इवेंट्स आती है, जैसे कि किसी का बर्थडे, किसी का एक्सीडेंट, है ना, या कोई घटना, कोई इवेंट ऐसी जहां से आप टाइम गिनना शुरू करते हैं। जैसे कि हम बोले कि अरे यार उसकी जब से शादी हुई है ना, तब से वो थोड़ा सा कम बात करता है लोगों से, तो सिंस हिज मैरिज। उसके एक्सीडेंट के बाद से वो गाड़ी थोड़ा धीरे चलाता है, कब से गाड़ी धीरे चलाता है, जिस दिन से उसका एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट के बाद से। तो यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ टाइम जानते हैं, है ना, कि भाई जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से धीरे चलाता है गाड़ी। तो यहाँ पर ये जो है हिज फादर पास्ड अवे, ये यहाँ पर इवेंट हो गई, है ना, इसलिए यहाँ पर सिंस लगाया गया है। अब मैं आपको इतना कुछ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि भाई सिंस या फॉर हम कहाँ लगाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, और फ्यूचर भी, डिपेंड करता है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है। अब यहाँ पर हम समझते हैं द एल्डेस्ट ब्रदर, और यहाँ सिंस लगा है, मतलब यहाँ हमको क्या चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहिए। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहिए हमको, तो उसके लिए देखते हैं हम क्या क्या लगता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए तो उसके लिए हैज या हैव,
प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। अगर पास्ट है तो उसमें हैड लगेगा, बाकी सब सेम। और अगर फ्यूचर है तो शेल या विल प्लस हैव प्लस बीन, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये सीक्वेंस आएगा। तो इन सीक्वेंस को मैच करता हुआ कुछ आपको अगर दिख रहा हो तो बताइए। पहला सपोर्टेड, गलत। दूसरा हैज सपोर्टेड, गलत। तीसरे में दिया है हैज बीन सपोर्टिंग, और चौथे में दिया है हैव बीन सपोर्टिंग। तो ये फ्यूचर और पास्ट तो मैं हटा देता हूं, है ना। या तो हैज हैव, या तो हैज, या तो हैव आना चाहिए। बाकी तो देखो यहाँ बीन सपोर्टिंग सेम दिया। अब वापस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पहुंचो। द एल्डेस्ट ब्रदर लिखा है ना, ये सिंगुलर है, इसलिए आपको वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर आपका टेंस कौन सा चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरी बात आपको वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो वो ऑप्शन कौन सा वाला है हमारा, थर्ड वाला, फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आउट ऑफ द फोर सेंटेंसेस गिवन बिलो फाइंड द सेंटेंसेस which is grammatically correct। अगेन ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमको ढूंढना है। अब देखो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, है ना, ये भी कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखो सारे सेंटेंस में ना ईच दिख रहा है मुझे, तो सबसे पहले मैं ना कॉन्सेप्ट ही समझा देता हूँ। किसी भी सेंटेंस में अगर ईच आए, है ना, नाउन के पहले, किसी भी नाउन के पहले अगर ईच आए या एवरी आए, ईच आए या एवरी आए, ईच का मतलब प्रत्येक, एवरी वन का मतलब, एवरी का मतलब प्रत्येक, तो आने वाली जो वर्ब रहती है वो भी कैसी रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी, चाहे इससे एंड से एवरी जुड़ा क्यों ना रहे, है ना। अब आप देख लो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल लिखा है, यहाँ भी ईच बॉय एंड ईच गर्ल लिखा है, सेम यहाँ भी लिखा है, सेम यहाँ भी लिखा है, लेकिन वर्ब पर कॉन्सेंट्रेट करो, आप वर्ब पर फोकस करो। यहाँ पर वर लिखा है, ये है पास्ट। यहाँ पर आर लिखा है, ये है पास्ट। यहाँ सॉरी, ये है प्लूरल। यहाँ आर लिखा है, ये भी प्लूरल, और यहाँ हैव लिखा है, ये भी क्या है, प्लूरल। आपकी सिर्फ एक सिंगुलर वर्ब यहाँ दी हुई है, ये है वाज। और मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर नाउन के पहले या सब्जेक्ट के पहले ईच या एवरी लिखा है या ईच एंड एवरी जुड़ा हुआ है ना, तब भी वर्ब हमारी हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो वो ऑप्शन जो है हमारे पास सिर्फ यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, राइट। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 18, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द गाइड ब्लैंक प्रेजेंट इन द कॉमन रूम। अब देखो ये तो वही क्वेश्चन है, इसको हम ज्यादा फोकस ना भी करें तो चलेगा। देखो द स्टूडेंट्स लिखा है और ये द गाइड लिखा है, इसके पहले नाइदर और नॉर जुड़ा है। ऐसी कंडीशन में मैंने बताया कि भाई नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट आपको लेकर चलना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द गाइड। अब इसके साथ देखो, द गाइड के साथ वॉज लग जाएगा, वर नहीं लगेगा क्योंकि गाइड क्या सिंगुलर है। एम नहीं लगता, एम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगता है, आई के साथ। और हैड प्रेजेंट नहीं होता कभी भी, हैड क्या प्रेजेंटेड होना चाहिए था फिर, है ना। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, वॉज, क्योंकि सिंगुलर। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। आउट ऑफ द फोर सेंटेंसेस गिवन बिलो फाइंड द सेंटेंसेस व्हिच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अगेन आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। और ये सेंटेंस ना थोड़ी देर पहले अभी जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में किए थे हमने, कि भाई देखो ईच बॉय एंड ईच गर्ल ईच टीचर, ईच बॉय एंड ईच टीचर, ईच बॉय एंड ईच टीचर सेम, राइट। इसके बाद वर्ब कैसी रहनी चाहिए, सिंगुलर रहनी चाहिए। ईच से, ईच एंड एवरी से कुछ भी जुड़ा क्या रहना चाहिए, वर्ब सिंगुलर रहना चाहिए। यहाँ आर दिख गया, यहाँ भी आर दिख गया, आपको सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा यहाँ इस दिखा और यहाँ इस दिखा, अब ये सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो ईच एंड एवरी, सॉरी ईच बॉय एंड ईच टीचर लिखा है इसमें ना। तो ये जो ईच है ना, ये सेंटेंस को कैसा बना देता है, सब्जेक्ट को कैसा बना देता है, सिंगुलर। इन दोनों की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ईच, अगर ये लगा भी है तब भी ये सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा बनाता है, सिंगुलर बनाता है, ठीक है। क्योंकि सिंगुलर आए इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। और इसके लिए अगर कोई एडजेक्टिव आता है या दूसरे प्रोनाउंस आते हैं अगर, तो वो भी कैसे आएंगे, सिंगुलर ही आएंगे, है ना। ये सब आपने मेरे ख्याल से केस स्टडी पढ़ लिया होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस। ये इसलिए मैंने शुरू में ही आपको वार्न किया था कि भाई ये जो सीरीज है ये उन लोगों के लिए है जो अपना सिलेबस खत्म करके आ चुके हैं यहाँ तक, है ना, उनकी हेल्प के लिए। तो देखो
ईच बॉय एंड ईच टीचर, ये तो सेंटेंस को कैसा बना देते हैं, सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाते हैं। इसके बाद तो इज आएगा, ये सही है। लेकिन इसके आगे जब आप पढ़ते हो ना तो यहाँ लिखा है रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर लगेज, और यहाँ लिखा है रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज लगेज। अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और उसके लिए लगने वाले सब्जेक्ट के लिए लगने वाली जितने आपके प्रोनाउन है या आपके क्या है केस है, एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन हो, वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, सिंगुलर। देयर जो है ये है प्लूरल और हिज जो है ये है सिंगुलर। तो आप करेक्ट ऑप्शन किसको लेके चलेंगे यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी वाला सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है। चलिए ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन है ना। बाकी और भी क्वेश्चंस है तो वो हम इसी सीरीज में अगले लेक्चर में कवर करवाएंगे। ये क्वेश्चन देख के हम फिर लेक्चर आज का बंद करेंगे। आउट ऑफ द 4 sentences given below find the sentence which is grammatically correct। देखो ये ना कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है, ये प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, 2016 में पूछा गया था। ये कॉन्सेप्ट मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ। आपने अगर प्रोनाउन पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपने उसमें ना 231 231 और 123 पर्सनल प्रोनाउन है ना। प्रोनाउन बहुत टाइप के होते हैं, 10 टाइप के प्रोनाउन होते हैं। उसमें एक चीज आती है पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस यानी आई यू वी दे ही शी इट नेम, नेम सॉरी आई यू वी दे ही शी इट, नेम हटाकर नेम नाउन हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव केस आई का मी, बी का अस, यू का यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, है ना, और इट का इट ही रहता है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन जब आप अलग से पढ़ते हैं तो उसमें एक रूल होता है कि भाई अगर कभी भी ऐसा हो कि हमको 2 प्रोनाउन एक साथ, 2 या 3 प्रोनाउन, सिंगुलर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ही प्लेज क्रिकेट, तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो लगा लोगे इजीली। लेकिन अगर आपको प्रोनाउंस 2 से ज्यादा लेने पड़े सब्जेक्ट या 2 लेने पड़े, एक से ज्यादा लेने पड़े, है ना, तो उसका सीक्वेंस क्या होता है, तो उसमें सीक्वेंस होता है 2 3 1 या 1 2 3। इसकी कंडीशंस मैं आपको बता देता हूं। जब भी किसी सेंटेंस का थीम नेगेटिव होगा, किसी भी सेंटेंस का मीनिंग कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब यहाँ ऐसा नहीं कि आप नॉट लगा हो, हमेशा जरूरी नहीं है नॉट नहीं लगा रहेगा, मतलब उसका मॉरल सेंस जो है सेंटेंस का वो नेगेटिव आना चाहिए। जैसे उसमें क्राइम, सिन, क्राइम मतलब कोई क्या बोलना चाहिए क्राइम को हिंदी में, मुझे नहीं पता, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। क्राइम हो गया, सिन, सिन यानी पाप हो गया, मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया, है ना, ये सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो सीक्वेंस 1 2 3 रहना चाहिए। और अगर नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा है तो उसमें 2 3 1 रहना चाहिए। अब ये किस चीज का सीक्वेंस है 1 2 3 और 2 3 1, है ना, ये मैं बताता हूँ। आपने प्रोनाउन में पर्सन्स पढ़े हुए, ठीक, इसको मैं नई पेज में समझा देता हूँ। आपने क्या है ना पर्सन्स पढ़े होंगे। अब पर्सन्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, पर्सन्स जो होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आई या वी आता है, सेकंड में यू आता है, और थर्ड में ही, शी, इट, दे, या किसी का कोई नाम हो जाए यानी नाउन बेसिकली किस में आ जाता है, थर्ड पर्सन में आ जाता है। तो ये जो 1 2 3 या 3 2 1 है ना, ये इसका सीक्वेंस लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट में पहले क्या आना चाहिए, है ना। तो किसी सेंटेंस में अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस है तो उसमें क्या आना चाहिए, जैसे मैं, तुम और राहुल, ये 3 लोग हो गए, हाँ। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं लिखूं आई, यू एंड ही प्ले क्रिकेट। अब देखो यहाँ तीनों पर्सन के प्रोनाउंस का यूज एक साथ हो गया है, आई यू एंड ही। तो इसका सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, इसका सीक्वेंस रहना चाहिए दरअसल 2 3 1। क्यों, क्योंकि ये मॉरली नेगेटिव सेंटेंस नहीं, ठीक है, इसलिए ये, और ये क्या दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसलिए ये गलत हो गया। सही सीक्वेंस क्या रहना चाहिए था, इसमें पहले यू आना चाहिए था, फिर ही आना चाहिए था, और फिर बाद में क्या आना चाहिए था, आई आना चाहिए था, यू ही एंड आई, ठीक है। वहीं अगर मैं आपको बोलूं यू ही एंड आई मेड अ मिस्टेक, तो अब उसी कॉन्सेप्ट से इसको देखो, यहां बोल रहे हैं ना हमने गलती कर दी,
गलती कर दी मतलब कुछ तो गलत हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव हुआ है कुछ तो। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव हुआ है इसलिए इसका सीक्वेंस कैसा रहना चाहिए था, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और यहाँ सीक्वेंस क्या दिया है भैया आपका, पहले सेकंड दिया है, फिर थर्ड दिया है, फिर फर्स्ट, तो इस कंडीशन में ये गलत हो जाएगा। अब देखिए ये सेंटेंस, सॉरी ये जो लेक्चर है थोड़ा लंबा खींच रहा है, उसका रीजन ये है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो मुझे समझाने पड़ रहे हैं, है ना। ये अच्छी बात है कि अगर आपने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि अभी आपको कोर्स करा रहा हूँ ये, तो मुझे समझाना ही पड़ेगा एक बार, तो आप इससे परेशान ना हो। अगर किसी को दिक्कत है, अगर कोई ये बहुत अच्छे से पहले समझ चुका है, तो वो उस वीडियो को फॉरवर्ड करके देख ले, है ना। और अगर किसी को नहीं पता तो भैया ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम के हैं, ये सारे सीख। अब देखो ग्रामेटिकली करेक्ट बोल रहा है, तो ढूंढो कौन सा वाला गलत है कौन सा वाला सही है। आई यू एंड ही, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिया है यहाँ पर, है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, मतलब सेंटेंस मोरली नेगेटिव होना चाहिए। आर गोइंग टू स्टील, देखो चोरी करने वाला है भैया, मॉरली गलत है, चोरी करना गलत बात है ना, मॉरलिटी में गलत आता है। द मैंगोज फ्रॉम हिज गार्डन, तो पहले तो मैं ये सेंटेंस को सही मान के चलूंगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में क्या, आई यू एंड ही। दूसरा सेंटेंस देखो, यू आई एंड ही, तो ये भैया सेकंड हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन और ये थर्ड। 213 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो गलत ही हो गया पहले। अगला देखो, ये हो गया सेकंड पर्सन, ये हो गया थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। आर गोइंग टू स्टील, अगेन मैंने क्या बताया अभी आपको, प्लेइंग क्रिकेट बोलता तो सही बोलता, क्योंकि उसमें कोई मॉरल नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन इसमें है, तो इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा और यही वाला सेंटेंस, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए ये 3 2 1 इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया था, और क्योंकि ये मॉरली नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर 2 3 1 का सीक्वेंस भी नहीं चलेगा आपका, यही सीक्वेंस चलेगा, आई यू एंड ही का। तो आपने आज के वेरिएशन देखे होंगे सवालों में कि भाई क्या क्या पूछा है हमसे। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, आपका जो आजकल पीएचडी का सिलेबस देता है ना, करंटली पिछले 2 3 सालों से जो भी दे रहा है, तो उसमें कहीं भी नाउन या प्रोनाउन पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता, ना कि आपको एडवर्ब पढ़ने दिया जाता है। उसमें जो सिलेबस दिया है कहीं भी ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रोनाउन का है, तो आपको ये चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट समझाने के पीछे इतना लंबा खींचने के पहले मेरा रीजन भी यही था, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं देता तो हो सकता है ये सब आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, तो इस पर भी फोकस कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। आई होप आप सबको मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो धीरे लगा, धीमा लगा, तो आप कमेंट्स में बताएं। अगर आपको बहुत तेज लगा तो कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको कुछ और दिक्कत हो रही है या कुछ अच्छा लगा तो वो भी हमें कमेंट्स में बताएं। ये सीरीज आपके लिए चलती रहेगी जब तक ये सारे क्वेश्चंस हमारे 2021 तक के खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।